आपने मुझे फाइनेंस बिल 2004 पे बोलने का मौका दिया। ये फाइनेंस बिल 2024 एक विकसित भारत की ऐसी आधारशिला है जो कि एक आर्थिक यात्रा का ऐतिहासिक कदम है। मैं इस चर्चा के इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। राजकोषीय नीतियों का ये बिल कोई संग्रह नहीं है, लेकिन ये फाइनेंस बिल 2024 विकास को बढ़ावा देने के लिए है। ये बिल निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है और ये बिल पारदर्शिता, दक्षता को सुनिश्चित करने का है। कर ढांचे को सरल बनाए जाने का इसमें प्रावधान रखा गया है। और अगर मैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पे अगर ये जाऊं तो ये उचित होगा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के कुछ दो शब्द में बोलना चाहता हूं। किसी राज्य को असभ्यता से लेकर सबसे अधिक समृद्धि तक ले जाने के लिए शांति, आसान कर और न्याय का सहनीय प्रशासन ही सबसे जरूरी है, जो कि ये बिल सारी जरूरतों को, जो ये कंडीशंस हैं, उनको पूरा करता है। इस फाइनेंस बिल का उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना देश में जो व्यवसाय और निवेश फल फूल सके, आर्थिक समृद्धि का आम नागरिकों को फायदा हो सके। जब मैं आम नागरिकों की बात करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और सोच और उनके नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने, सीतारमण जी ने, जो ये फाइनेंस बिल और बजट रखा, क्योंकि दोनों पे ओवरलैपिंग कुछ बात आ सकती है, लेकिन इसका हमने देखे कि इसमें एम्पावरमेंट ऑफ द टैक्स पेयर, सतत आर्थिक विकास करना, प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना, इस फाइनेंस बिल का इंटेंट है, मोटो है और ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि ये मानना है कि जब तक छोटे करदाताओं के हाथ में पैसा नहीं होगा, उनको अगर हम सशक्त नहीं बनाएंगे, तो जितना इनके हाथों में पैसा होगा ये अधिक खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में वो पैसा आएगा। अर्थव्यवस्था में पैसा आने की वजह से ही भारत, जब हम सोचते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनेगी, वो उसी वजह से बनेगी। अब हम पूरा अगर इसका स्पिरिट देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो इसका बहुत ही एडुकेट है, उच्चतम स्तर का है। और 2023-2024 में अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर हम इसका देखें तो 11.6% है और डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 6.6% है, जो कि शो करता है कि टैक्स का सिंप्लीफिकेशन जब होता है तभी ही ये अचीव होता है। और इसका पर्पज है मोर पीपल जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, मोर कॉर्पोरेट पार्टिसिपेट करें और वो मोर जो लोग हैं वो टैक्स पे करें। अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने, कई लोगों ने कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन जो है फॉरेन कंपनीज पे उन्होंने ऐतराज जताया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि रिवीलिंग फैक्ट्स जिससे पता लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था इनके समय में कमजोर क्यों थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कमजोर क्यों थी। आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट टैक्स जो रिडक्शन हुआ है फॉरेन कंपनीज पे, वो बहुत ज़रूरी था। उसको 40 से 35% किया गया, क्योंकि हम अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को देखें, टाइमिंग को देखें कि पोस्ट कोविड के बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो कि उन्होंने चाइना प्लस पॉलिसी अडॉप्ट करी। चाइना प्लस पॉलिसी का मतलब, सभापति महोदय, ये होता है कि वो चाइना से बाहर आना चाहते हैं और ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन हब ढूंढना चाहते हैं जो कि उनके लिए टैक्स भी कम हो और कंडीशन हो, पीसफुल हो और इकोनॉमिक कंडीशन की ठीक हो और उनको लेबर भी मिल जाए। तो ये कंट्री जो है, कंपनी जो है, अभी अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बियॉन्ड चाइना देख रही हैं, जिसमें हमारे लिए, इंडिया के लिए अगर एक कंपटीशन है तो वियतनाम कंट्री है, थाईलैंड है, टर्की है, तो इन कंट्री से हैं। तो अगर ये टैक्स, ये जो 40% है, 35% जो फॉरेन कंपनीज के लिए कम किया गया, उसका नेट इफेक्ट क्या होगा
मैं बता दूं आपको कि सबसे बड़ा बात तो ये होगा कि इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, नंबर 1, जो कि पहले नहीं करती थी। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत कम थी। इंक्रीज एफडीआई, पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, और उसकी वजह से जॉब क्रिएट होंगे। बूस्ट रिलेटेड सेक्टर लाइक लॉजिस्टिक, क्रिएटिंग फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन लॉजिस्टिक, और उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट जो है वो इंडिया का एक्सपोर्ट बाहर होगा, तो हमें उस पर टैक्स भी मिलेगा। उन कंपनीज के ऊपर जो 35% टैक्स है उनकी इनकम पे वो भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और अगर मैं सक्सेस स्टोरी की बात बताऊं इंडिया की, तो आप देखेंगे कि एप्पल इंडिया की बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2024 की, एप्पल का टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया करीब 1 लाख एक साल में 1,20,000 करोड़ का हुआ, और उसका एक्सपोर्ट करीब 85,000 करोड़ का हुआ। अब सभापति महोदय देख लीजिए, 1,20,000 करोड़ का अगर प्रोडक्शन होता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इनकम टैक्स भी मिलता है, टैक्स भी मिलता है 35%। तो हमने 40% से 35% किया, तो हमने एक कंपनी को अट्रैक्ट किया। एक ही नहीं, अभी मैन्युफैक्चरिंग जो है, अभी आज की तारीख में ये जो है कंपनी, इसका हाईएस्ट अचीवमेंट अचीव्ड बाय एनी कंपनी इन ए सिंगल ईयर। और उसके बाद में मैं यूपीए के टाइम में अगर फिगर बताऊं आपको, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ यूपीए के टाइम में 2014 तक क्या थी, 5.3%, 5.3% डिप्लोरेबल। और अभी एनडीए के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ क्या है 2023-24 की, 9.9%। इन्होंने टैक्स की इनकी पॉलिसी जो है, एक प्रूडेंट पॉलिसी नहीं होने की वजह से इनको हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत कम आ गई। और इकोनॉमिक बेनिफिट जो इसका डायरेक्ट जो 40 से 35% करने का हमारा पोटेंशियल इंक्रीज इन ओवरऑल टैक्स कलेक्शन डिस्पाइट लोअर रेट। हाई रेट से कोई टैक्स कलेक्शन ज्यादा नहीं होगा, लोअर रेट से यू विल अट्रैक्ट मोर एफडीआई इन इंडिया, दे विल अर्न मोर, they will pay tax to the country, they will generate more jobs। आपने ये भी कहा था कि इनडायरेक्ट जॉब जो है, इनफॉर्मल जॉब है, हमें क्रिएट करनी चाहिए। मोवा मोत्रा की स्पीच ने कहा, मैं यही कह रहा हूँ कि इनफॉर्मल जॉब क्रिएट करने का यही तरीका है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन को, और हमारे सीतारमण जी के इनके बजट, इसमें फाइनेंस बिल पे जो इन्होंने इसको 40 से 35% ला करके बाहर की एफडीआई जो है हमारे देश में ज़्यादा आएगी, उसमें हमारा जीएसटी कलेक्शन भी जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर 85,000 करोड़ का अगर प्रोडक्शन इंडिया में है तो बिकेगा, तो उसका जीएसटी भी हमें मिलेगा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया ट्रेड बैलेंस, हमें फॉरेन करेंसी भी मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि एक 40% से 35% करने की वजह से उसका ओवरऑल इकोनॉमी में कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट आता है, हमें वो देखना है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका, आप देखिए, इट विल एनहांस इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया विल बी ट्रीटेड एज ए हब ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन सपोर्ट्स मेक इन इंडिया, जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमेशा कहते हैं, जब तक मेक इन इंडिया नहीं होगा, चाहे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हों, चाहे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर एफडीआईज हों, वो प्रोडक्शन जो है इंडिया में करें, जॉब इंडिया में जनरेट हुए, टैक्स इंडिया में दे, जीएसटी इंडिया में दे, तो हम सोशल स्कीम जो हमारी जो है, जो उसमें, और हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो हम करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, और ये सही समय में जो डिसीजन लिया है वो अप्रिशिएबल है। और दूसरी बात, जहाँ तक टैक्स कलेक्शन की बात है, आप मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताऊंगा, लेकिन इसके पहले इनके जो टाइम में जो बता दूं मैं आपको कि इनके टाइम में जो टैक्स कलेक्शन और अभी जो कंपेयर है, अभी जो टैक्स कलेक्शन है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन डोमेस्टिक कंपनीज का, मैं फॉरेन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में करीब 11 लाख करोड़ हुआ। और किस वजह से, डेस्पाइट लोअर टैक्स रेट 30% एंड 25% फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आपका प्रिंसिपल हमेशा टैक्स पॉलिसी में ये रहा, हायर द टैक्स, वी से हायर द टैक्स, लोअर द इनकम। सो लोअर द टैक्स
मोर द इनकम फॉर द गवर्नमेंट, और यही कारण है कि टैक्स कलेक्शन हमारा 11 लाख करोड़ 24 में हुआ, और 2014 में यूपीए के टाइम में सिर्फ 3,90,000 करोड़। एक तरफ 11 लाख करोड़, एक तरफ 3,90,000 करोड़। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि इनकी टैक्स पॉलिसी जो थी वो प्रूडेंट नहीं थी। उसकी वजह से देश ने सफर किया और लगातार सफर किया। 2014 में मोदी जी आने के बाद में उनकी दूरदृष्टि और उनकी विजन की वजह से ये संभव हो पाएगा। क्योंकि हम आप देखें कि जब हम देखते हैं डोमेस्टिक कंपनीज का हम कैसे कॉम्पीट करें, इन्होंने कभी नहीं सोचा। ग्लोबल सिनेरियो हम ले गए तो यूके में 25% डोमेस्टिक कंपनीज पे टैक्स है, यूएसए में 21% है, चाइना में 25% है। अगर हम स्लैब ईज से बढ़ाते हैं तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी फॉरेन इन्वेस्टर दूसरी कंट्रीज में जाकर करके वहाँ इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। तो हमें ओवरऑल पूरा ग्लोबल को सोचना पड़ता है और कंट्री के हित में सोच करके ही ये डिसीजन लिया गया। और उसके बाद में अगर आप देखें कि इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या हुआ, आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट ये ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ बिजनेस की वजह से लगभग रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1,85,000 न्यू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन 23-24, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर मिला, चाहे फॉरेन कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो, और उसमें उसकी वजह से और प्रिंसिपल बिहाइंड टैक्स रिडक्शन का मैं अगर मानूं, क्या व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द स्पिरिट, व्हाई दिस रिडक्शन? बिकॉज द इकोनॉमी वारंटेड। रीजन इज lower rates lead to higher compliance. Once you reduce the tax, everybody will pay. Once you increase the tax, then there will be evasion. So lower rates lead to higher compliance and more economic activity, more jobs. And once more economic activity, this is the reason कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी अचीव कर सकते हैं। और रिजल्ट इसका क्या हुआ? हायर एग्रीगेट टैक्स कलेक्शन हुआ, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। एंड कॉन्सिक्वेंटली दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स गवर्नमेंट विद मोर रिसोर्सेज फॉर वेलफेयर स्कीम्स। अदरवाइज तो कोई वेलफेयर स्कीम्स नहीं होती अगर ये रिसोर्सेज नहीं होता। मैं जीएसटी की भी बात करूं, 23-24 में करीब 20,18,000 करोड़ जीएसटी जो है, विच डज नॉट इंक्लूड अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, और एल्स द नंबर वुड बी हाई। और उसके साथ साथ मैं जब यूपीए की बात करूं, ये डोमेस्टिक कंपनी पे इनका टैक्स था 25% नहीं था, 30% नहीं था, 43% और 34%, जिससे कि प्रोडक्शन और एक्सपेंशन में सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ तो उसी वजह से हुआ। उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ? इतना बड़ा टैक्स होने से लोअर टैक्स रेट कलेक्शन लिमिट गवर्नमेंट एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इन वेलफेयर स्कीम। और यही कारण था कि वेलफेयर स्कीम हमारी उस समय होती नहीं थी ज़्यादा। अगर आप देखें की बेनिफिशियरी इस टैक्स स्ट्रक्चर से, इस टैक्स पॉलिसी से कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट और फायदा किसका हुआ? सबसे पहले फार्मर्स को। 11,08,80,00,000 फार्मर को जो है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पीएम किसान के तहत मिला। लगभग 3,11,000 करोड़ किसानों को मिला। कभी सोच सकते हैं कभी इतना पैसा किसानों को मिला पिछले 5 सालों में? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सभापति महोदय, इसको गहनता से सोचने की बात है। मैं कोई पॉलिटिकल इन पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं फिगर बता रहा हूं। 3,11,000 करोड़ पीएम किसान के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के 11 करोड़ किसानों से करीब 12 करोड़ किसानों के खातों में भेजा। अगर एक परिवार में 4 होते हैं तो 50 करोड़ लोग उससे बेनिफिट हुए। और यही नहीं, दूसरा गरीबों के लिए भी, सिर्फ किसान ही नहीं, गरीबों के लिए करीब 3,31,00,000 रूरल हाउसेस। कहाँ से आया पैसा? इसी टैक्स पॉलिसी से। और करीब 1,40,000 करोड़ रुपए जो हैं 2016 से इनके लिए खर्च हुए, चाहे महिला के एम्पावरमेंट के लिए हो चाहे यूथ के लिए हो। जहाँ पे क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो पैसा जो है अगर टैक्स से नहीं आता और टैक्स पॉलिसी प्रूडेंट नहीं होती तो ये वेलफेयर स्कीम्स नहीं होती। और उसके साथ जल जीवन मिशन आप देखिए, पूरे अपने आप में विश्व में सबसे बड़ी बात है कि जल जीवन मिशन में हर घर पे टैप से पानी देना और लगभग 15 करोड़ हाउस होल्ड, लगभग 60 करोड़ लोग जो हैं इससे बेनिफिट पाए। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि लोअर टैक्स लीडिंग टू हायर कलेक्शन
and more comprehensive welfare initiative. And long-term vision क्या है? Creating a virtuous cycle of low taxes, higher compliances, increased revenue, and enhanced welfare. All these are mixed together, and this is the reason that due to the prudent tax policy this was happen. मैं बिल्कुल एक छोटा सा चार्ट बताऊंगा आपको. टैक्स एग्जम्पशन की बात करते हैं. इनके टाइम में 2014 तक 2 लाख था डायरेक्ट टैक्स में, अब 7,75,000 है. इनके टाइम में इंफ्रा स्पेंडिंग 1,57,000 करोड़ 2009 से 14 के बीच में 5 साल का, और 2019 से 24 के बीच में 44,30,000 करोड़. आप फर्क देखिए, 1,57,000 करोड़ और 44,000 करोड़ पिछले 5 साल में मोदी जी के टाइम में. और वेल्थ क्रिएटेड, इन्होंने 13 लाख की वेल्थ क्रिएट की 2014 में, और वेल्थ क्रिएटेड 320 लाख करोड़ पिछले 5 सालों में. और फॉरेक्स एडिशन 50 बिलियन अभी पिछले 5 सालों में 350 बिलियन. जीडीपी रैंक 10 से 5. तो ये सारा इसका जो स्ट्रक्चर जो है, ये बजट टैक्स पे गया. और अब बहुत इंपॉर्टेंट एक आप देखिए, उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट हम कई बार डिस्कस करते हैं. एंजल टैक्स. व्हाट इज एंजल टैक्स? इन्होंने लगाया, क्यों लगाया ये समझ के बाहर की बात है. बहुत बड़े इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन्होंने किस पे लगाया कि हमारा अगर स्टार्टअप जो इनोवेशन करता है, वैसे कंट्री में इनोवेशन बहुत पुअर था हमारा बहुत टाइम से, लेकिन मोदी जी की सोच थी जब तक हमारा इनोवेशन नहीं होगा, हमारे स्टार्टअप डेवलप नहीं होंगे, तो कंट्री में जो है हम वापस रिसर्च जो हम बाहर से लाएंगे. तो इसीलिए एंजल टैक्स मतलब कोई फरिश्ता आकर के लगाता. अगर हमारा स्टार्टअप, हमारे टैलेंट की कोई कमी नहीं, हमारा स्टार्टअप अगर वो 1 करोड़ रुपया लगाता, एक एग्जाम्पल के तौर पे लगाता, उसमें कोई अगर इन्वेस्टर उसमें 2 करोड़ लगाता है, तो पहले क्या होता है कि कंपनी 1 करोड़ की है, आपने 2 करोड़ लगाए, तो आपका डिफरेंस अमाउंट जो है 1 करोड़, उस पर आप 30% टैक्स दीजिए. तो उसको स्टार्टअप को 30% टैक्स का मतलब 30 लाख टैक्स देना पड़ता. क्या रिसर्च करेगा, क्या इनोवेशन करेगा? लेकिन इसमें एंजल टैक्स को खत्म करना, ये मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी का बहुत बड़ा स्टेप है. और उसमें वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो स्टार्टअप अपना काम कर सकता है. और उसके साथ साथ अबोलिशन ऑफ एंजल टैक्स का इफेक्ट क्या पड़ा अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स. प्रीवियस सिचुएशन क्या थी? प्रीवियस ठीक थी. एंजल टैक्स प्रीवियसली डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप, और secondly it create barrier for early stage funding in innovative companies. अब reason for why it is changed, what is the reason why this tax policy has changed? Because to boost investment in startups and foster innovation, align with government's vision of making India a global startup hub, and it happened. What is the positive impact? The positive impact is increased flow of capital into new business, number 1. Easier for startup to secure funding without tax complications. Enhance attractiveness of Indian startup to domestic and foreign investors. More innovative ideas. We are not now required to get from outside. More innovative idea getting funded, brought to market. Potential for significant job creation in startup sector. सभापति महोदय, आप जान करके आश्चर्य होगा, such a small sector, and within a short span of 2016 to 2019, the other data are not available. कितनी जॉब क्रिएट की? जॉब क्रिएट की 7,50,000 जॉब सिर्फ इन स्टार्टअप में. सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन से 7,50,000. पहले टैक्स था, आपको क्या मिला? टैक्स था तो इन्वेस्ट नहीं करता था इन्वेस्टर, आपने फ्री कर दिया उसको. इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और 7,50,000 जॉब क्रिएट की और इनोवेशन हुआ. और उसकी सक्सेस स्टोरी क्या हुई? इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, 114 इंडियन यूनिकॉर्न्स हैव रेज्ड मोर देन कितना अमाउंट?
8,30,000 crore rupees, including to that combined valuation of these unicorn exceed 35 lakh crore rupees. ये कभी ध्यान नहीं आया, जो चीज ध्यान में आनी चाहिए, इसीलिए मैं डेटा से बात कर रहा हूं, मैं ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा हूं। ये इसको रेस्पॉन्ड करिए आप, क्या जवाब है इनके पास में? आज देश जो 10 साल में बड़ा है वो कभी इन्होंने सोचा होगा। और उसके बाद में मैं बताना चाहूँ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट पीएम साहब के दिमाग में क्या है, मैं 4 पॉइंट में बता रहा हूँ। सपोर्ट्स इंडिया टारगेट ऑफ हैविंग 280 यूनिकॉर्न्स बाय 2030। अगर आप देखें 114 में इतनी जॉब क्रिएशन होता है, इतनी वेल्थ क्रिएशन होती, तो आगे 2030 तक कितनी होगी? लेकिन मेरा मानना वो टारगेट उससे भी पहले अचीव हो जाएगा। पोजीशन इंडिया एज ए लीडिंग ग्लोबल innovation hub, aligned with Digital India and Startup India initiative. These are the vision of the Prime Minister. Curb brain drain, क्योंकि हमारे लोग जो है बाहर जाते हैं. Now they are not required to go outside. Now earlier it was brain drain, now it is a brain gain. On account of this innovative idea, on account of this, only abolition of angel tax of 30% on the startup. Now, economic benefit. Now we have to see what is the economic benefit out of it. It accelerated growth of the startup ecosystem, number one. Increase innovation across various sectors, not only one, covering the entire country. Boost India's patent and intellectual creation and R&D needs funding, जो कि हम बहुत पीछे थे इसमें. Research and development, इसलिए प्रमोट करने का, not by the government, by the investors. This is a good idea, and this is the vision of the Prime Minister. So that's why we are talking about the Viksit Bharat in 2047, and this is a foundation laid down by the Honorable Prime Minister by way of this budget and this finance bill. And enhance global competitiveness of Indian companies in new technology. And सभापति महोदय, now because कई बार हमारे विपक्ष नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि आपने टैक्स के लिए बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट टाइम लिमिट था पहले, 5 साल तक कभी कर लो, कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएगा, क्या करेगा, परेशानी होती थी। लेकिन वो लोग जो कमज़ोर हैं, साधारण हैं, जैसे सर्विस वाले हैं, जिनकी 50 लाख से कम इनकम है, अगर उनका पहले 5 साल में रीअसेसमेंट ओपन होता था, अब 3 साल के बाद में उनका ओपन नहीं हो सकता। 50 लाख के ऊपर अगर इवेजन है तो उनका ओपन हो सकता 5 साल के लिए। तो एक इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट हुआ, पहले क्या प्रॉब्लम थी? एक टैक्स अनसर्टेनिटी थी, एक हार्डशिप थी, उसको खत्म किया। उसका फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा टू सिंप्लीफाई द प्रोविजन ऑफ रीओपनिंग एंड असेसमेंट, reduce tax uncertainty and dispute, decrease the number of litigation. That is more important. That is a consequential effect. And positive impact, greater clarity for taxpayer on finality of their tax assessment. My tax is final. He is not required. He can't put in doldrums all the time. And reduce hardship for taxpayers in dealing with old cases, potential decrease in tax-related stress and anxiety for individual and business, potential for improved tax compliance due to reduced fear of long-term reopening, and finally, ease of doing business, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा चाहते हैं। जब तक हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। और की बेनिफिशियरी कौन है? करीब 12 करोड़ सैलरीड एम्प्लॉई एंड माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस एंड मॉडरेट इनकम। अगर आप फाइनली मैं बताना चाहूँगा सभापति महोदय, इंक्रीज मॉनेटरी थ्रेशोल्ड फॉर टैक्स अपील्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास। उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, जो फ्रिवलस लिटिगेशन था, जैसे कई छोटे अमाउंट का था, पहले 20 लाख पे आप जो है टैक्स ट्रिब्यूनल में चल जाते हैं, अब उसका 60 लाख कर दिया। पहले हाई कोर्ट में 1 करोड़ पे चल जाते हैं, उसका 2 करोड़ कर दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट में आप 2 करोड़ पे चल जाते हैं, आपने 5 करोड़ कर दिया। इससे जो लिटिगेशन है, फ्रिवलस लिटिगेशन, उसको रोकने में मदद मिलेगी और कोर्ट जो है समय पे दूसरे जो इम्पोर्टेंट केसेज हैं उनको तय करने में
उनको मदद मिलेगी। और विवाद से विश्वास स्कीम 2024, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं, हम आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम है। अगर वो उनका वेवर हो जाता है इंटरेस्ट और पेनल्टी, अगर वो अमाउंट पे करते हैं। तो प्रीवियस सिचुएशन क्या थी? प्रीवियस सिचुएशन जो थ्रेशोल्ड की थी वो खत्म कर दी। और अभी जो केसेज IT-80 में है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में लगभग 50,000 केसेज हैं। उससे हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है वो रुका हुआ है, अब जो है उसको जल्दी मिलने में होगा। अब सबसे बड़ी बात है इस सिंप्लीफिकेशन से क्या हुआ। और अब मैं NDA की बात करूं कि रिकॉर्ड ऑफ ओवर 8 करोड़ 18 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए इस ईज ऑफ डूइंग की वजह से, और यूपीए के एरा में सिर्फ 3 करोड़ 36 लाख। ये फर्क है दोनों में। और फाइनली लास्ट पॉइंट है मेरा, रिवीजन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12% फॉर ऑल असेट क्लास, क्योंकि बहुत ऑब्जेक्शन हुआ। मैंने सुना राज्यसभा की स्पीच में भी हुआ, यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में कही गई बात। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है फॉर विच देयर इज नो लेग टू स्टैंड, और एक गलत धारणा बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बहुत बढ़िया किया, और कई बार ये लोग कहते हैं कि एक टैक्स होना चाहिए। जब आपका कई 20% टैक्स था, कुछ 10% था, अगर उसको यूनिफॉर्म करते हैं, क्योंकि इंडेक्सेशन जो टैक्स का बेस था that was very very complicated and that lead to discrimination as well as arbitrariness in the hands of the authorities. तो उससे दूसरा क्या किया, रिडक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी 20% से 12.5%। पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 20% था, उसको 12% 5 किया, और दूसरा कैपिटल गेन का मूवेबल का 10 था, उसको 12.5 करके दोनों को कर दिया। और इसमें यदि 10 करोड़ रुपया नहीं, बीच में टुकड़ा, मैं वो बता रहा हूँ इधर बोलिए। कॉन्टेक्स्ट। अब प्रीवियस सिचुएशन क्या थी? प्रीवियस सिचुएशन ये थी, और अभी की क्या है। पहले ये था डिफरेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट फॉर डिफरेंट असेट्स क्लासेस, मूवेबल इमूवेबल सारों की थी। इट वाज हैविंग ए कंफ्यूजन। And secondly, 20% long-term capital gain on immovable property and different slab for movable properties. Complicated indexation process leading to a tax inaccuracies and litigation for common man. अब अगर global context देखें हम, क्योंकि we have to learn so many things from the other countries. अब आप देखें कि आपने इतना टैक्स जो है, आपका टैक्स बहुत ज़्यादा है। आप ग्लोबल देखिए, जो एडवांस कंट्री देखिए, जो डेवलप नेशन देखिए। अंडर डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन को पैसा ज़्यादा चाहिए। अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चाइना का 20% है, हमारा 12% 5% है। यूएसए का 20% है, हमारा 12% 5% है। जर्मनी का 26.38% है, हमारा 12% 5% है। टर्की का 40% है, हमारा 12% 5% है। फ्रांस का 30%, ब्राजील का 22.5%, स्पेन का 28% और इजराइल का 25%। सबसे कम टैक्स जो है वो इंडिया में है 12.5%। और इसके लिए इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ऑब्जेक्शन लिया। अब आप देखें, इन्होंने कहा कि यूरोप लाइक टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया। कहीं हमारे अपोजिशन नेता का यूरोप लाइक अगर होता तो जर्मनी में, टर्की में 40% था, फिर 12.5% नहीं रखते, 40% जाता। लेकिन ये नहीं है, हमारा ये है कि लोअर द टैक्स, मोर द गेन टू द गवर्नमेंट एंड दोज अमाउंट टू बी यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर स्कीम, फॉर द पुअर, फॉर द फार्मर, फॉर द वुमेन, फॉर द यूथ एंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब आप देखिए रीजन, इसका बेसिक रीजन ये था, सिंप्लीफाइड टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस। इंडेक्सेशन का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अलग अलग जगह डिफरेंट था, कोई फायदा, किसी को फायदा होता, किसी को नुकसान होता। प्रमोट लॉन्गर होल्डिंग पीरियड फॉर होम बायर एंड मिडिल क्लास, अलाइन टैक्सेशन अक्रॉस असेट क्लासेस। अब आप रियल एस्टेट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज्यूम 12 to 16% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। रियल एस्टेट रिटर्न ओवर 15 to 20 years are common.
Most major cities like Bangalore, Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata show growth rate between 12 to 16% over 15 years. Positive impact क्या होगा? Lower tax burden for long-term property investors, encouragement for holding properties for longer period, and finally, I am concluding within 15 seconds. Now, stability in real estate market due to longer holding period. अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे सबको समझ में आ जाएगा। ओल्ड रेट थी 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन, अब है न्यू रेट 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन। अब अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 5 करोड़ 27 लाख की है दोनों में, तो आप देखेंगे इंडेक्स से उसका टैक्स बनता है 1 करोड़ 50 लाख और टैक्सेबल गेन से बनता है 4 करोड़ 77 लाख। और टैक्स गेन कितना हुआ अगर 20% वाला में जाए तो 3 करोड़ 77 लाख, और टैक्स एट 12% अगर हम गिने 20% से गिने तो उसका करीब 75 लाख टैक्स बनेगा, और 20% से अगर 12.5% से गिने तो 59 लाख बनेगा। नेट सेविंग टैक्स पेयर को 12.5% होने की वजह से 15,80,000 की सेविंग होगी। अगर 5 करोड़ 27 लाख की प्रॉपर्टी है, अगर 20 करोड़ अगर 20% टैक्स होता जो ओरिजिनल था वो कम नहीं होता, तो उसमें उसके 15,80,000 रुपये ज़्यादा लगते। अब 12.5% होने से 15,80,000 रुपये कम लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विद दीज वर्ड्स मैं सपोर्ट करता हूं फाइनेंस बिल को, और मैं सभी मेंबर से कहता हूं कि आप भी इसको सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।